राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की आलोचना। नहीं, आप देख सकते हो कि अगर राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन शक्तियां हैं तो उनमें किस किस तरह की आलोचना पर फोकस किए जा रहे हैं। नहीं, राष्ट्रपति के अधिनायक होने की संभावना, लोकतांत्रिक देशों की संवैधानिक परंपरा के प्रतिकूल, मौलिक अधिकारों की निष्प्रभाविता, राज्य का एकात्मक स्वरूप, राज्यों की वित्तीय स्थिति की समाप्ति, केंद्रीय कार्यपालिका का सर्वशक्तिशाली होना, राज्यों में विपक्षी सरकार के दमन की संभावना। तो आइए इस तरह से कई बातों पर हम लोग फोकस करते हुए आगे की ओर बढ़ने का काम करें। ठीक है, तो कहा जा रहा कि भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रपति को जो भी आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं, उन आपातकालीन शक्तियों की राजनीति के अनेकों विश्लेषकों द्वारा आलोचना की जाती है। और उन आलोचकों का मत है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश की कार्यपालिका को इतनी व्यापक शक्ति नहीं प्राप्त है, कार्यपालिका को इतनी व्यापक शक्ति नहीं प्राप्त है। राष्ट्रपति को प्राप्त आपातकालीन शक्तियों की आलोचना निम्नलिखित आधारों पर की जाती है ना। कार्यपालिका को इतनी व्यापक शक्ति नहीं प्राप्त है। देखिए, है ना, क्या मत है कि लोकतांत्रिक देश की कार्यपालिका को इतनी व्यापक शक्ति प्राप्त नहीं है। ठीक है, और राष्ट्रपति को जो आपातकालीन शक्तियां है उसकी आलोचना निम्न आधार पर की गई है। पहला, राष्ट्रपति के अधिनायक होने की संभावना। अब आलोचकों का मत क्या है कि मूल भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं कहा गया है कि राष्ट्रपति अपनी आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की संस्तुति पर ही करेगा, है ना जी। राष्ट्रपति अपनी आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की संस्तुति पर ही करेगा, कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं है। राष्ट्रपति स्वयं अपने विवेक से संकटकालीन स्थितियों का मूल्यांकन करके निर्णय कर सकता है। संकटकालीन स्थिति का एकमात्र निर्णायक राष्ट्रपति ही है। इसको VVVI करेंगे तो निर्णायक कौन है जी? राष्ट्रपति। संकटकालीन स्थिति का तो राष्ट्रपति। इससे राष्ट्रपति के अधिनायक होने की पूरी संभावना दिखाई पड़ती है। देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन कि राष्ट्रपति के मतलब अधिनायक होने की संभावना पर प्रकाश डाले, है ना, या कैसे कह सकते हो कि राष्ट्रपति अधिनायक है तो उनके कई सारे शक्तियों को देखते हुए आप बता सकते हो कि उनमें वास्तविकता में निर्णायक शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति है नहीं। परंतु संविधान के 44वें संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियों पर कुछ प्रतिबंध लगाया गया, है ना। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए और 44वें संविधान द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अंतर्गत तभी आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है। ठीक है, जब मंत्रिमंडल से लिखित रूप से परामर्श दिया हो। इस व्यवस्था से राष्ट्रपति के अधिनायक होने की संभावना पर कुछ प्रतिबंध अवश्य लगा है ना। इस व्यवस्था से राष्ट्रपति के अधिनायक होने की संभावना पर कुछ प्रतिबंध लगा है ना जी, अवश्य लगा है। परंतु अभी भी महत्वाकांक्षी राष्ट्रपति संविधान का दुरुपयोग करके अधिनायक बन सकता है। ठीक है, देख सकते हैं। अच्छा, अब लोकतांत्रिक देशों की संवैधानिक परंपरा के प्रतिकूल। लोकतांत्रिक देशों की संवैधानिक परंपरा के प्रतिकूल
विश्व के किसी भी लोकतांत्रिक देशों के राष्ट्र अध्यक्षों को इतनी व्यापक आपातकालीन शक्तियां नहीं प्रदान की गई है। विश्व के किसी भी लोकतांत्रिक देशों के राष्ट्र अध्यक्ष को इतनी व्यापक आपातकालीन शक्तियां नहीं प्रदान की गई है जितनी भारतीय राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। ठीक है। अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड के संविधान में कार्यपालिका को आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई है। ठीक है। भारत में आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति को, लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड के संविधान में कार्यपालिका को आपातकालीन शक्तियां दी गई। परंतु इन देशों में विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी लोकप्रिय मंत्रिमंडल की निगरानी में राज्य का प्रधान कार्य करता है ना जी। लोकप्रिय मंत्रिमंडल की निगरानी में राज्य का प्रधान कार्य करता है। भारत में वाइमर संविधान की तरह आपात स्थितियों की उद्घोषणा का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया। नहीं जी, भारत में वाइमर संविधान की तरह आपात स्थितियों की, तो वाइमर संविधान कहाँ का जी? जर्मनी का। तो ही कहा जा रहा है कि अगर आपसे पूछ दे इमरजेंसी कहाँ से लिया गया हम लोग का स्रोत, तो जर्मनी से। वाइमर संविधान कहाँ से लिया गया? तो जर्मनी से। तो ही कहा जा रहा है वाइमर संविधान की तरह आपात स्थिति की उद्घोषणा का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया। मंत्रिमंडल से परामर्श लेना ना तो उसके लिए आवश्यक है और ना ही मंत्रिमंडल के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। यद्यपि संसद की स्वीकृति आवश्यक है, परंतु कम से कम 2 माह तक वह निश्चित रूप से अपने इस अधिकार का दुरुपयोग कर सकता है। कम से कम 2 माह तक यह निश्चित रूप से अपने इस अधिकार का दुरुपयोग कर सकता है। नहीं, सोच लीजिए। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों की निष्प्रभाविता। आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन में होने की स्थिति में नागरिक के मौलिक अधिकारों को निलंबित, स्थगित और समाप्त किया जा सकता है। याद रखेंगे, आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन में होने की स्थिति में नागरिक के मौलिक अधिकारों को निलंबित, स्थगित और समाप्त किया जा सकता है तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी प्रतिबंधित किया जा सकता है। ठीक है, याद रखेंगे क्या बोला जा रहा है कि नागरिक के मौलिक अधिकारों को निलंबित, स्थगित और समाप्त किया जा सकता है, जो कि अभी आप लोगों को बताया भी गया कि इमरजेंसी आर्टिकल 358 के अंतर्गत कौन कौन से आर्टिकल को निलंबित किया जा सकता है। लोग अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते। 44वें संविधान संशोधन के पूर्व आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन में होने पर न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख भी नहीं जारी कर सकता था। ठीक है, आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन में होने पर न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख भी नहीं जारी कर सकता था। परंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन में होने की स्थिति में हाई कोर्ट को बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जारी करने की शक्ति प्राप्त होगी। आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन में होने की स्थिति में भी हाई कोर्ट को बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जारी करने की शक्ति प्राप्त होगी। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को निलंबित या स्थगित करने की जितनी अधिक शक्ति भारतीय कार्यपालिका को प्रदान की गई है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को निलंबित
या स्थगित करने की जितनी अधिक शक्ति भारतीय कार्यपालिका को प्रदान की गई है, उतनी अधिक शक्ति अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा आदि देशों की कार्यपालिका को नागरिकों के मौलिक अधिकार को निलंबित करने को नहीं दी गई है ना जी। भारतीय संविधान में क्या है कि मौलिक अधिकार को निलंबित या स्थगित करने की जितनी अधिक शक्ति भारतीय कार्यपालिका को प्रदान की गई है, इन देशों को नहीं दी गई। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि आप कैसे कह सकते हैं कि हमारा संविधान का स्रोत अन्य देश ही है लेकिन उससे अलग, क्योंकि देखोगे जहां तक है कहीं ना कहीं स्रोत तो है लेकिन जनहित जन कल्याण के लिए उसमें सुधार करके उसको संविधान में सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट, राज्य का एकात्मक स्वरूप, यूनिटेरी नेचर ऑफ स्टेट। यूनिटेरी नेचर ऑफ स्टेट। भारतीय संविधान द्वारा देश में संघीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई। भारतीय संविधान द्वारा देश में संघीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना के साथ साथ राज्यों को भी व्यापक स्वतंत्रता दी गई है ना जी। क्या बोला जा रहा है? संघीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत शक्तिशाली केंद्र की स्थापना के साथ साथ राज्यों की भी व्यापक स्वतंत्रता दी गई है। परंतु राष्ट्रपति को प्राप्त आपात शक्ति के कारण संघीय शासन व्यवस्था का स्वरूप बदलकर एकात्मक, ठीक है, हो जाता है। राष्ट्रपति को प्राप्त आपात शक्ति के कारण संघीय शासन व्यवस्था का स्वरूप बदलकर एकात्मक हो जाता है। आपात स्थिति के समय राज्यों की स्वतंत्रता लगभग समाप्त हो जाती है। याद रखिए, आपात स्थिति के समय राज्यों की स्वतंत्रता लगभग समाप्त हो जाती है। नहीं, आपात स्थिति के समय राज्यों की स्वतंत्रता लगभग समाप्त हो जाती है तथा राज्य सरकारों को केंद्रीय निर्देश के अनुरूप कार्य करना पड़ता है। तथा राज्यों को अस्तित्व पूर्णतः केंद्र पर निर्भर करता है। और राज्य का राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है। तो केंद्र सरकार का एजेंट कौन? राज्यपाल। 1975 में आपात स्थिति के समय यह स्पष्ट हो चुका है, अतः राष्ट्रपति को प्राप्त आपातकालीन शक्तियों से देश के संघीय स्वरूप को ही खतरा रहता है। जी, 1975 में आपात स्थिति के समय यह स्पष्ट हो चुका है कि राष्ट्रपति को प्राप्त आपातकालीन शक्तियों से देश के संघीय स्वरूप को ही खतरा रहता है। ठीक है, इस पर फोकस कीजिए। राज्य का एकात्मक स्वरूप में किन किन बातों पर फोकस किया गया है। अच्छा, राज्यों की वित्तीय स्थिति की समाप्ति। राष्ट्रपति को प्रदत्त आपातकालीन शक्तियों के विरुद्ध यह एक तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि वित्तीय आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन में होने की स्थिति में राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता समाप्त हो जाती है। केंद्र द्वारा राज्यों को वित्तीय दिशा निर्देश दिए जाने लगते हैं। राष्ट्रपति द्वारा केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में परिवर्तनों के भी दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता पूरी तरह समाप्त हो जाती है। क्या जी, आप देखोगे
क्या बोला जा रहा है कि अगर इमरजेंसी की अगर घोषणा हो गई है तो राज्यों की वित्तीय जो स्वायत्ता होती है वो समाप्त हो जाएंगी। नहीं, अब वित्तीय दिशा निर्देश दिए जाने लगते हैं केंद्र और राज्यों को। ठीक है, और नेक्स्ट, केंद्रीय कार्यपालिका का सर्वशक्तिशाली होना। नेशनल सेंटर एग्जीक्यूटिव ऑल पावरफुल। तो आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन में होने पर, ठीक है, उद्घोषणा के प्रवर्तन में होने पर केंद्र तथा, ठीक है, केंद्र तथा राज्य सरकारों की समग्र शक्तियां सिमटकर केंद्रीय कार्यपालिका के हाथ में चली जाती है। नहीं जी, ठीक है। अच्छा, तो क्या बोला गया, केंद्र तथा राज्य सरकारों की समग्र शक्तियां सिमटकर किसके पास, केंद्रीय कार्यपालिका के हाथ में चली जाती है। केंद्रीय कार्यपालिका अपनी इच्छा अनुसार आपात उद्घोषणा का प्रयोग, ठीक है, करती है। प्रशासकीय बोले तो एडमिनिस्ट्रेटिव, है ना जी, प्रशासकीय, विधायी तथा वित्तीय सभी मामलों में केंद्र सरकार को राज्य सरकार को आदेश देने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, और राज्य सरकार को केंद्र सरकार के आदेश प्रत्येक प्राप्त हो जाती है, और राज्य सरकार के केंद्र सरकार के आदेश प्रत्येक स्थिति में मानने पड़ते हैं। है ना, और राष्ट्रपति कभी भी राज्य सरकारों को बर्खास्त कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है राज्यों में विपक्षी सरकार के दमन की संभावना। तो आर्टिकल 356 के अंतर्गत किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राइट, संवैधानिक तंत्र की विफलता एक अस्पष्ट स्थिति है, इसका कोई मानक नहीं है। तो आप पढ़ क्या रहे, तो आपका ये टॉपिक क्या था, आप देखोगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से संबंधित जो भी आलोचना हुई, तो इतने सारे जो पॉइंट आपने देखे कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की आलोचना से संबंधित राष्ट्रपति के अधिनायक होने की संभावना, लोकतांत्रिक देशों की संवैधानिक परंपरा के प्रतिकूल, मूल अधिकारों की निष्प्रभाविता, राज्य का एकात्मक स्वरूप, राज्यों की वित्तीय स्थिति की समाप्ति, केंद्रीय कार्यपालिका का सर्वशक्तिशाली होना, राज्यों में विपक्षी सरकार के दमन की संभावना। तो इस स्थिति का प्रयोग जो भी आपने देखा, तो कहा जा रहा कि अतः इस स्थिति का प्रयोग अथवा दुरुपयोग केंद्र में पद्मारूढ़ दल द्वारा अपने स्वार्थों के हितों की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। अब तक के अनुभव भी यही बताते हैं कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग राजनीतिक एवं स्वार्थ पूर्ति के दृष्टिकोण से अधिक यथोचित स्थिति में कम किया गया है। यह निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि आर्टिकल 356 का प्रयोग राज्यों में विपक्षी दल की सरकारों को बर्खास्त करने में ही किया गया है। नहीं, यह निष्कर्ष के रूप में क्या कहा जा सकता है कि 356 का प्रयोग राज्यों में विपक्षी दल को सरकारों को बर्खास्त करने में ही किया गया। जी आप देखो 356 बोले तो राष्ट्रपति शासनकाल राज्यों में, तो यहाँ पर आप कह सकते हो ना जी कि विपक्षी दल की सरकार को बर्खास्त। यद्यपि भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रपति को जो भी आपातकालीन शक्तियां दी गई है उसकी आलोचना की जाती है, परंतु इसका आशय यह भी नहीं है कि राष्ट्रपति को जो भी आपातकालीन शक्तियां दी गई है वो पूरी तरह से निरर्थक ही है। राष्ट्रपति को प्रदत्त आपातकालीन शक्तियों के संदर्भ में भी सकारात्मक तर्क दिए जाते हैं। राजनीति शास्त्र के अनेकों विश्लेषकों का कहना है कि राज्य की सुरक्षा के लिए
संकटकालीन अधिकारों का होना आवश्यक है। इस प्रकार की व्यवस्था केवल भारतीय संविधान में ही नहीं की गई है, बल्कि विश्व के अनेक देशों के संविधान में आपातकालीन व्यवस्था की गई। राष्ट्रपति को प्रदत्त आपातकालीन शक्तियों के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। राष्ट्रपति को प्रदत्त आपातकालीन शक्तियों के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। राष्ट्रपति को प्रदत्त आपातकालीन शक्तियां सामान्य परिस्थितियों के लिए नहीं है। राष्ट्रपति को प्रदत्त जो भी आपातकालीन शक्ति है सामान्य परिस्थितियों के लिए है क्या? तो नहीं, इसकी व्यवस्था विशेष परिस्थितियों के लिए की गई है। ऐसा नहीं ना जी राष्ट्रपति जब मन करे आपातकालीन शक्ति का प्रयोग करे, जब मन करे आपातकालीन शक्ति का प्रयोग करे, विशेष परिस्थितियों के लिए। इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि इसमें संदेह नहीं कि जनता के विशाल बहुमत की राय में आपातकाल में नागरिकों की राजनीतिक शक्ति केंद्र में होनी चाहिए, ना कि विभिन्न घटकों के राज्यों में। केंद्रीय एक सामान्य स्थिति के लिए तथा समस्त देश के कल्याणार्थ कार्य कर सकता है। आपातकाल में केंद्र को अधिक व्यापक शक्ति प्रदान करने, ठीक है, का यही उचित है। राष्ट्रपति को आपातकालीन अधिकार दिए जाने के संदर्भ में दूसरा तर्क यह दिया जाता है कि आपातकालीन अधिकारों द्वारा संविधान का संघीय स्वरूप अवश्य प्रभावित होता है, परंतु संपूर्ण राज्य की सुरक्षा इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है जी, है ना जी। संविधान का संघीय स्वरूप अवश्य प्रभावित होता है, लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो संपूर्ण राज्य की सुरक्षा। राष्ट्रपति अपनी आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग स्वयं नहीं करता है, बल्कि मंत्रिमंडल के परामर्श से करता है। याद रखेंगे? नहीं, आप हमेशा तो पढ़ रहे हैं कि आपातकालीन शक्ति राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि इसका प्रयोग स्वयं नहीं करता है, मंत्रिमंडल के परामर्श से करता है। अतः यह तर्क देना कि राष्ट्रपति आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग संसद को विश्वास में ही लेकर किया जाता है। नहीं, आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग संसद को विश्वास में ही लेकर किया जाता है। और संविधान सभा में ही टीटी कृष्णमाचारी ने कहा था कि यदि कार्यपालिका द्वारा अपनी कार्यपालिकीय शक्तियों का दुरुपयोग किया जाता है, कृष्णमाचार्य ने कहा था कि कार्यपालिका द्वारा अपनी कार्यपालिका शक्तियों का दुरुपयोग किया जाता है तो संसद उसे सबक सिखा सकती है, मतलब कार्रवाई कर सकती है। मौलिक अधिकारों को आपात स्थिति में निलंबित करना न्याय संगत ही है। क्यों? क्योंकि देश की स्वतंत्रता और सुरक्षा मौलिक अधिकारों की स्वतंत्रता से कहीं अधिक आवश्यक है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत प्राप्त स्वतंत्रता को कभी भी स्थगित ना करने का प्रावधान अनुच्छेद 359 में किया गया है। वित्तीय आपात लगाने की राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करना भी स्वतः उचित है। नहीं, क्यों? क्योंकि वित्तीय समस्याओं का समाधान राष्ट्रीय स्तर पर ही किया जा सकता है और सामान्य स्थितियों में राज्य की वित्तीय स्वायत्तता प्रभावित नहीं होनी चाहिए, परंतु आपात स्थिति में राज्यों को केंद्र द्वारा वित्तीय दिशा निर्देश दिया जाना आवश्यक है। तो उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि राष्ट्रपति को प्रदत्त आपातकालीन शक्तियां ना तो किसी भी दृष्टिकोण से गलत है और ना ही उचित है। इस संदर्भ में पक्ष और विपक्ष दोनों में ही सत्यता है। यही सही है कि राष्ट्रपति के संविधान द्वारा व्यापक रूप से आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई है, जिसका कोई भी राष्ट्रपति दुरुपयोग कर तानाशाही कर सकता है जी। अच्छा, जिसकी संपुष्टि 1975 में हो चुकी है, परंतु 44वें संविधान संशोधन में राष्ट्रपति को प्राप्त आपातकालीन शक्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है। अच्छा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के बिना
राष्ट्रीय आपात की घोषणा नहीं, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के बिना राष्ट्रीय आपात की घोषणा नहीं कर सकता है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा की 2 माह के अंदर संसद द्वारा 2/3, ठीक है, देखोगे 2/3 बहुमत से अनुमोदित भी कराना होगा। यदि संसद अनुमोदित नहीं करती है तो राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाएगा। इससे राष्ट्रपति या कार्यपालिका के द्वारा तानाशाह, ठीक है, या स्वेच्छाचारी शासन स्थगित करने की संभावना छिन्न हो जाती है। इससे कोई संदेह नहीं है कि जहां तक राज्यों में संवैधानिक तंत्र को विफलता के आधार पर आपातकालीन व्यवस्था का प्रश्न है, तो इसका दुरुपयोग हुआ है। केंद्र में सत्तारूढ़ दल द्वारा अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति हेतु राज्यों में विपक्षी सरकार को बर्खास्त किया गया। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखने से में यह स्पष्ट होता है कि संविधान निर्माताओं ने जिस व्यवस्था को सुरक्षा के रूप में सृजित किया था, अब उसे दंड देने, यहाँ तक कि समाप्त, ठीक है, समाप्त कर देने के राजनीतिक अस्त्र के रूप में बदल दिए गए। ठीक है, अच्छा, उसके देखोगे भीमराव अम्बेडकर ने, ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 356 के संदर्भ में स्वयं कहा था कि मैं इस बात से पूर्ण सहमति व्यक्त नहीं करता हूं, ठीक है, तो याद रखिए 356 के संदर्भ में स्वयं कहा था कि मैं इस बात से पूर्ण असहमति व्यक्त नहीं करता हूं कि अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग करने एवं, है ना, तो क्या बोला, दुरुपयोग करने एवं राजनीतिक प्रयोजन के लिए प्रयोग करने की संभावना विद्यमान है। अतः अंबेडकर की उस समय व्यक्त की गई आशंका आज सही साबित हो रही है। वस्तुतः यह संवैधानिक व्यवस्था का दोष नहीं है, बल्कि इसमें प्रयोगकर्ताओं की कुत्सित मानसिकता का दोष है। अब कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर नजर डाली जाए।